नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। कितने लोग आए हैं? सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, पीके पॉलिटिकल जी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इकट्ठा हो रखे हैं। जय श्री राम। तो हम सीधे चलेंगे ट्विटर हैंडल पे और ट्वीट्स एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। शेयर स्क्रीन स्क्रीन। आई होप ट्विटर हैंडल क्लियर दिखाई दे रहा है सबको। ट्वीट्स आप पढ़ सकते होने चाहिए क्योंकि हमारे सेशन सारे ऐसे ही रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर ट्वीट आपका समझ नहीं आ रहा है, आपने क्या लिखा है। तो ट्वीट्स हम एक्सप्लेन करेंगे पूरे वीक के थ्रू जो भी होता है। हमेशा हम फ्राइडे लाइव करते हैं 7:30 PM इसी वक्त, राइट। तो जो भी हैं, जिन्हें भी इंटरेस्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो 7:30 PM के लिए रेडी होने चाहिए। तो सबसे पहले जो ट्वीट है, हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सजेशंस भिजवाया है कि भाई मंगवाया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आपको कोई सजेशंस देना है, अगर आप में से भी कोई है जिन्हें इनकम टैक्स के ऊपर कुछ सजेशन देना है गवर्नमेंट को, तो आप यहाँ पे जो इन्होंने लिंक दे रखी है वहां जाके अपना सबमिट कर सकते हैं, आपका जो भी सजेशन है। ठीक, क्योंकि ये पूरा कंप्रिहेंसिव रिव्यू होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट का, जो गवर्नमेंट ने बिगिन किया है। तो इस पर मैंने एक ट्वीट डाली है कि भाई मैं मेरे हिसाब से क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए इनकम टैक्स के लिए। तो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में ऐसा है कि आपको जो है टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि पता ना लगे, राइट। और जहां पे टारगेटिंग बेनिफिट देनी होती है वहां पे टारगेटिंग बेनिफिट देना चाहिए, राइट। तो जैसे समुद्र होता है तो उसमें पानी का बाष्पीभवन होके क्या होता है, फिर वहां से बारिश होती है। लेकिन बारिश हर जगह नहीं होती, टारगेटेड जगह पे ही होती है। तो आपने हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट में देखा कि टारगेटेड बेनिफिट जो सच में पुअर है उसको टारगेटेड बेनिफिट देने से वो भी खुश रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सबको ही दे देना है, राइट। रिच पीपल ऑल्सो टेकिंग बेनिफिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टैक्सेशन भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए लोगों के ऊपर कि उनको पेन फील हो, राइट। जो वेल्थ क्रिएटर है उसको भी पेन नहीं फील होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो है मैंने ये सजेशन भेजा है कि 500 की नोट्स जो हैं उसको पहले वॉलंटरी सबमिशन आप अनाउंस कर सकते हो कि भाई आप 500 की नोट सबमिट करोगे तो आपको डिजिटल रूपी के तौर पे वॉलेट में 510 मिल सकते हैं। मेरा सजेशन है, दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दिस इज अ सजेशन आई हैव गिवन। तो उसके बाद आप एग्रेसिव लॉन्च शुरू कर सकते हो डिजिटल रूपी का। और 30 करोड़ की पॉपुलेशन, हर बार 30-30 करोड़ की पॉपुलेशन का बैच जैसे जैसे डिजिटल रूपी में ऑपरेट करना शुरू करता है तो हर बार आप 5-5 लाख का इंक्रीज कर सकते हो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट में। ओके, तो 30 करोड़ की भारतीय पॉपुलेशन सपोज डिजिटल रूपी में शिफ्ट हो गई तो टैक्स पेयर उसका बेनिफिट ले सकता है कि भाई 5 लाख और एडिशनल आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर वापस और एक 30 करोड़ का बंच डिजिटल रूपी में ऑपरेट करना शुरू कर देगा तो एक और 5 लाख का जंप आप दे सकते हो इनकम टैक्स में। और उसके सामने आप 0.1% ट्रांजेक्शन टैक्स सारे ट्रांजेक्शन पे लगा दो। किसी ने 5 रुपया खर्च किया तो उस पर भी 0.1% ट्रांजेक्शन टैक्स। किसी ने 500 करोड़ खर्च किया तो उसको भी 0.1% ट्रांजेक्शन टैक्स। सेविंग्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं, खर्च करते हो तो टैक्स लगेगा, राइट। तो ये मेरा सजेशन है। और जब 65% 500 की नोट सर्कुलेशन से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये तो वॉलेंट्री है ना, कंपलसरी नहीं है सबमिशन 500 की नोट का। जब 65% आ जाए आपके पास वापस,
फिर आप मैंडेटरी डेट डाल के डेडलाइन लगा सकते हो कि भाई सारी नोट्स दे दो, ठीक। तो मेरा ये मानना है कि 30 लाख तक फिर कोई इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, 30 लाख की इनकम तक। और आप ट्रांजैक्शन टैक्स इस तरह से 0.1% लेवी कर सकते हो। और जब 120 करोड़ जितनी पॉपुलेशन कवर हो जाए तो फिर आप धीरे धीरे जीएसटी का भी फेस वाइज रिडक्शन शुरू कर सकते हो। ओके, तो ये एक मेरा इनकम टैक्स का सजेशन ये मैंने दिया है। अभी इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों के भी क्वेश्चंस हैं, सजेशन है, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे भाई कुछ ट्वीट्स भी जो आई कि भाई बूढ़े पेरेंट्स हैं वो कहाँ उनको डिजिटल ये सब समझ आता है। तो सिंपल फोन से बिना इंटरनेट के भी ऑपरेट हो सकता है डिजिटल रूपी। दैट इज व्हाट आरबीआई इज सेइंग, क्लेमिंग। ओके, तो इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है और कोई स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं, उसके अलावा भी ऑपरेट हो सकता है, ठीक। फिर ये दूसरा ट्वीट है, हमारे जो मस्क मैलन साहब जो है वो रोज ट्वीट डालते रहते हैं कि बर्थ रेट गिर रहा है, बर्थ रेट गिर रहा है वेस्टर्न कंट्री का तो खास। और फिर आज जो ये ट्वीट आई है उसमें वो रोबोट लॉन्च कर रहे हैं, रोबोट जो सब कुछ काम कर पाएगा, है। तो एक तरफ से आप रोते रहते हो बर्थ रेट के लिए और फिर ह्यूमन रिप्लेसमेंट को आप खुद इंट्रोड्यूस करते हो। तो आप देख सकते हो कैसा दोहरा चरित्र है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट का, जिनको समझ ही नहीं आती, खुद ही बता रहे हैं कि ह्यूमन का रिप्लेसमेंट बना रहे हैं और फिर बोलते हैं बर्थ रेट कम है। फिर ये जो ट्वीट है न्यूयॉर्क का है, जो बहुत टाइम पहले ही जो मैंने प्रेडिक्शन दे रखा था कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और शिकागो, ये तीन जो हैं वो स्क्रिप्टेड कोलैप्स में सबसे ऊपर है। लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, क्योंकि ये सारे आईटी और फाइनेंस कैपिटल्स हैं, तो इन सबका स्क्रिप्टेड कोलैप्स चल रहा है। उसमें न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया सबसे ऊपर है। ये 2-2.5 साल पहले का सेटोलॉजी के ऊपर मैंने चैनल पे प्रेडिक्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो है अब डेमोक्रेट पार्टी लेके आई है कि भाई माइग्रेंट्स के लिए 14,000 होटल की रूम्स बुक होंगी $352 पर डे के रेट पे। तो मैंने इस पे ट्वीट किया कि भाई इतना तो बजट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन को भी नहीं मिलता है पूरा साल रहने के लिए, जितना ये फेड का एनुअल पैकेज मिल रहा है इलीगल वोटर्स को। तो ये ट्वीट था इसके ऊपर। उसके बाद हाँ, ये जो है बैंक ऑफ जापान से कुछ इशारा आ रहा है वापस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट वापस स्टार्ट होने को, तो थोड़े टाइम बाद वापस शुरू होगा। तो इसीलिए मैंने ये एक फनी सा ट्वीट डाला है कि भाई वर्ल्ड वॉर वाले वीडियोस कराने वाले जो हैं, आपका 2 वीक का हॉलीडे खत्म होता है, वापस बनाना शुरू कर दो, अपनी फेक हेडलाइंस लिखना। ये वो ट्वीट है। हाँ, उसके बाद ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो जिस पर डिस्कशन चल रहा था। मैंने एक छोटा सा पॉल करवाया था कि भाई वन फैमिली वन वोट, क्योंकि यूरोप जो है कुछ ही साल में क्रूसेड्स उनका होने वाला है रेडिकल्स के साथ, तो वन फैमिली वन वोट पे सोच विचार वहां से शुरू हो सकता है। तो उसके ऊपर जो ट्वीट्स आई तो मैंने समझाया कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हर एक इंडिविजुअल अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही वोट कर रहा है, रैशनली वोट कर रहा है, वो अजम्पशन ही गलत साबित हो चुका है और हर एक इंडिविजुअल को राइट होना ही चाहिए। ये एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट इम्पोज हुआ है, सारी कॉलोनीज पे इन्होंने डाला, और ना सिर्फ ये, यूएन के प्रिंसिपल्स डॉक्यूमेंट्स में भी डाल दिया कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट। अब समझना हमें यह है कि ना वेस्ट एशिया में कहीं पे कोई ऐसी इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी हो रखी, रशिया में नाम की और चाइना में भी नाम की है, जो भी समझो आप, सीसीपी वाला जो भी चल रहा है। तो जब 60-70%, इनफैक्ट 1977 तक तो आई थिंक ईस्टर्न यूरोप या यूरोप का बहुत बड़ा पोर्शन मोनार्की से अभी भी चल रहा था, यूनाइटेड नेशन के बाद 30-40 साल बाद भी, ठीक है। तो ये समझ लेना, ये मान लेना, ऐसा कोई एम्पिरिकल एविडेंस है ही नहीं कि सबको इंडिविजुअल अपना दिमाग लगा के ही वोट कर रहा है। तो वोट के बंडल्स बन चुके हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी इम्पोज ये लोग किए हैं, हर जगह ये नैरेटिव फैलाएं कि यही बेस्ट है। वो नैरेटिव इसलिए फैलाएं क्योंकि उनको इजी रहता है आपकी कंट्री को डैमेज करने को,
क्योंकि यहाँ पे फिर आप किसी को भी खरीद सकते हो इंटरनली। डेमोक्रेसी में ये सब पॉसिबल है। तो मैंने इधर एग्जांपल दिया है कि कोई फैमिली है, अब उसमें छोटा सा बच्चा है, वो भी वोट डालेगा अगर सारे डिसीजन पे, तो एंड आउटकम क्या आएगा उस फैमिली का। तो हालत ये है ये वोटिंग सिस्टम की कि ऐसे देश जो है वो डायरेक्शनलेस बन जाते हैं, और फिर आप बाहर से उसको साबोटाज करते रहो, क्योंकि किसी को भी आप परचेज कर सकते हो। आप जानते ही हैं कौन कौन जाके अवार्ड लेके आता है वेस्ट में, कैसे मिलते हैं, जैसे मैक्सेसे अवार्ड, हमारे जो क्या नाम है लद्दाख वाले वांगचुक हैं, और उससे पहले रविश कुमार और ये सब लेके आए, मदर टेरेसा है, अवार्ड लेके आते हैं, क्योंकि किसी को भी आप परचेज कर सकते हो, राइट। अंदर से आपको डैमेज करे, कोई एक मुखिया नहीं है जब कंट्री का, और उसको हर तरह से उसके हाथ पैर खींच रहे हैं सब लोग, उसमें क्या डिसीजन हो पाएगा। तो इसीलिए ये लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की नैरेटिव चलाते रहते हैं वेस्टर्न मीडिया वाले, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा है आपकी कंट्री में इंटरफियर करने को। तो एक ये पॉइंट था इस ट्वीट में। दूसरा, सऊदी अरेबिया का जो मैंने प्रेडिक्शन फरवरी 17 को दिया था कि भाई गरबा के क्लासेस अब जल्द शुरू करो सऊदी अरेबिया में, रियाद, दुबई, जेद्दा, हर जगह से लाउड म्यूजिक में आना चाहिए, और सबको समझ में आ जाए कि सेलिब्रेशन इकोनॉमिक्स जो है वो रेडिकलिज्म को खत्म कर सकती है। तो ये जो मेरा 17 फरवरी का था, उसके बाद सऊदी अरेबिया में दमाम रीजन में गरबा की सेलिब्रेशंस हुई मई में। फरवरी में मैंने प्रेडिक्ट किया था, मई में हो गई, और उसके बाद अभी न्यूज आ रही है कि ऑफिशियल म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज होना शुरू हो चुकी है सऊदी अरेबिया की स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी के करिकुलम में। ओके, और इस बार कतर ने भी गुजराती गरबा सेलिब्रेट किया है दोहा में 4 अक्टूबर को। तो डी रेडिकलाइजेशन का जो हमारा थीम है वो कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्वीट जो है, तो ये जो ट्वीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्बिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कमेंट है कि ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू यूरोपियन यूनियन फॉर सर्बिया। और इस पर मैंने ये जो लिखा है, जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्योंकि बहुत फेक न्यूज चल रहा है मार्केट में, तो एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स इज नॉट इक्वल टू मेंबरशिप इन ब्रिक्स। तो लोगों को दिमाग से ये निकाल देना है। एक वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव चलता है, क्या नैरेटिव चलता है कि ब्रिक्स और एससीओ जो है वो चाइना डोमिनेटेड बॉडीज है। ओके, और फिर बोलेंगे कि इसमें पाकिस्तान नहीं ज्वाइन हो सकता क्योंकि इंडिया की पोजीशन को वो हार्म करेगा। समझना हमें इसमें ये है कि पाकिस्तान पहले तो एलिजिबल ही नहीं है मेंबरशिप के लिए। ओके, दूसरा, एक्सपांशन का मतलब ये नहीं होता कि सबको मेंबरशिप दी जा रही है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है ब्रिक्स। एनीबडी कैन ज्वाइन ब्रिक्स, एनी कंट्री। तो एक्सपांशन का बिल्कुल ये मतलब ना निकालेंगे कि सबको कोर मेंबरशिप मिलने वाली है, नहीं दी जा सकती। तो कोई भी एक्सपर्ट आपको बेवकूफ बना रहा है, बोल रहा है कि पाकिस्तान ज्वाइन करने से इंडिया को डैमेज होगा, उसको बोलो कि पाकिस्तान पहले तो एलिजिबल नहीं है मेंबरशिप के लिए। ज्वाइन तो वो करेगा, कौन से लेवल पे करेगा वो अब ब्रिक्स के नेशंस तय करेंगे, कोर मेंबरशिप वाले वो तय करेंगे कौन से लेवल पे ज्वाइन करेगा, और जब भी फाइनल होगा, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड बॉडी है, सबका वोट यस में आएगा तो मिल सकता है। मैंने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, मेंबरशिप की बात नहीं करी मैंने, ठीक है। तो कहां पे ज्वाइन कर सकता है, जहां पे नई पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है, या तो फिर जो बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो लोकल करेंसी में, नेशनल करेंसी में जो ट्रेड होना है, उस लेवल पे काफी सारी कंट्रीज ज्वाइन कर सकती है। टोटल 34 एप्लीकेशंस आई हैं ऑफिशियली, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बताया, और उसमें से ऑब्वियसली आप थोड़ी सबको मेंबरशिप दोगे अगर एलिजिबल भी है तो भी, राइट, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड बॉडी है, मतलब कोई भी प्रपोजल में सबको हाँ बोलना है तो ही पास हो सकता है। तो आप कैसे मेंबरशिप दे दोगे सबको, लोग तो आएंगे भर भर के, मैंने लिखा है
वी कैन अंडरस्टैंड सो मेनी नेशंस हेट द डॉलर नाउ. लोग तो अप्लाई करेंगे, आप थोड़ी उनको मेंबर बना दोगे, राइट? क्योंकि सब बन गए मेंबर तो फिर कोई चीज पास ही नहीं होएगी, कोई डिसीजन ही नहीं होएगा, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड बॉडी है, सबका यस चाहिए, तो मेंबरशिप नहीं मिलने वाली. लेकिन ब्रिक्स एक्सपांड होने वाला है जबरदस्त, ठीक है? तो सारे एक्सपर्ट कम्युनिटी में बहुत कंफ्यूजन है फेक न्यूज के चलते, तो ये हमें समझना है कि ये सारा फेक न्यूज चल रहा है. ओके, नेक्स्ट. ये जो मैंने पूरी प्रेडिक्शन जो दी है क्राइसिस के बारे में, तो 15 मार्च का सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट किया कि भाई अचानक से एफआईआई और एफडीआई का विड्रॉल आए इन्वेस्टर का, तो क्या आप तैयार हो? स्मॉल कैप फंड्स वाले, म्यूचुअल फंड्स वाले, जो भी है. मैंने ये जुलाई 26 का मेरा प्रेडिक्शन था कि जब भी क्राइसिस आएगा तो एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई वाले सडन विड्रॉल करेंगे जब क्राइसिस चल रहा होगा. तो इस पर ये जुलाई 2023 का प्रेडिक्शन है. इसमें मार्च 2024 में सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट किया, और फिर अभी जो सीक्वेंस हो रही है इवेंट्स की, उस हिसाब से 19 अगस्त को चाइना और यूएस ने कॉन्टैक्ट ग्रुप बना लिया है. किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बना लिया है? फाइनेंशियल स्ट्रेस इवेंट को कैसे हैंडल करेंगे. किसी बड़े साइबर अटैक की बात हो रही है, इंटरनेट बंद होने की बात हो रही है, ट्रेडिंग बंद होने की बात हो रही है. ओके, इतने बड़े लेवल के क्राइसिस के सिमुलेशन चल रहे हैं. समझ आ रहा है किस किस चीज की प्रिपरेशन चल रही है. तो 2 अक्टूबर को यूके ने पूरा कंडक्ट किया ये सिमुलेशन एक्सरसाइज फॉर अ मेजर ऑपरेशनल डिसरप्शन. 2 अक्टूबर को किया, तुरंत 3 अक्टूबर को बैंक ऑफ अमेरिका के बैलेंस अकाउंट में सबको जीरो दिखने लगा यूएस में, और 5 तारीख को यूके में कोई एक्सेस नहीं कर पाए मोबाइल बैंकिंग. कौन सी बैंक के? नेटवेस्ट, आरबीएस और अल्स्टर बैंक. 2 को यूके ने टेस्ट किया, 5 को बंद हो गया ये 3 बैंक का मोबाइल बैंकिंग, और 3 को बैंक ऑफ अमेरिका के कस्टमर को जीरो दिखने लगा अपना बैलेंस. समझ आ रहा है कि कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं. 8 अक्टूबर को बातें चलनी शुरू हो गई यूके में कि अगर पैसे वाला सिटीजन कंट्री छोड़ के जाता है तो उस पर टैक्स डालना शुरू करो. ये जो मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्शन दिया था कि कैपिटल कंट्रोल्स आने वाले हैं जब क्राइसिस आएगा, ये उसका नरेटिव तैयार हो रहा है कि जो भी छोड़ के जाए पैसे लेके ना निकले यहां से, राइट? और फिर 10 अक्टूबर को, मतलब कल ही, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अनाउंस किया कि वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी के ये डिसकंटिन्यू किए जाएंगे फ्रॉम 13, 18, 19 नवंबर इफेक्टिवली. ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने पिछले उसमें प्रेडिक्ट भी कर चुका हूं कि यूएस इलेक्शन खत्म होते ही, सत्योलॉजी पे मैं 2 साल पहले ये चीज प्रेडिक्ट कर चुका हूं सत्योलॉजी चैनल पे कि यूएस इकोनॉमी एक डेड बॉडी है, वो आईसीयू में लेके गए हैं, इलेक्शन तक खींच के रखा है उसको जिंदा. तो नवंबर में इलेक्शन खत्म होने वाला है, और हिंडनबर्ग वाले तो ऑलरेडी 14 या 15 नवंबर का पुट का ऑप्शन डाल के बैठे हैं, पुट का पोजीशन लेके बैठे हैं स्टॉक्स के लिए. और आपको पता ही है एप्पल के शेयर्स इनसाइडर ट्रेडिंग में डंप हो रहे हैं, टिम कुक डंप कर रहा है, वॉरेन बफेट ऑलरेडी डंप कर चुका बैंक ऑफ अमेरिका और एप्पल के शेयर्स. क्या तैयारी चल रही है आप समझ सकते हैं. मेरा काम है बताना, मैं समझा सकता हूं, फिर उसके बाद भी नहीं समझ आए तो जिसने गिरना है वो गिरेगा. ये एक फनी सा ट्वीट था आतिशी जी का, जो फोटो है कि भाई ऑफिस में से ऑपरेट कर रहे हैं घर से, घर से तो उनको हटा दिया गया है, तो फिर सारे बक्से के बीच में बैठ के साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स. इस पर मैंने फनी सा ट्वीट किया कि भाई इन्होंने प्रॉमिस करा था कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर पूरी कर रहे हैं उनकी प्रॉमिस. फिर ये जो जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया 7 अक्टूबर को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन जितना ही डेंजरस है, तो इस पर मैंने 13 मार्च 2023 फेस्टिवल ऑफ भारत पे इस पर क्लिप था मेरा कि भाई जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है वो टेक्नोलॉजी और इंसान दोनों को एक ही समझता है. उसके लिए खाली वो रिसोर्स है प्रॉफिट का,
यूनिट ऑफ लेबर है। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं होना चाहिए। सनातन इकोनॉमिक्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी खाली मैन फैक्टर को खाली हेल्प करना चाहिए, उसके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। तो इसी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होती है कि बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो जाएगा अच्छे लेवल पे आगे जाते हुए, जिस प्रकार के ऑटोमेशन के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं रोबोटिक्स के, तो उस पर मैंने लिखा कि जब कोई पर्सन 80,000 1 लाख रुपया कमा रहा है महीने के, जब उसका जॉब जाएगा एआई की वजह से, पेमेंट वो फिर किसी को नहीं करेगा। जब उसको ही नहीं मिल रही पेमेंट तो वो दूसरों को क्या करेगा पेमेंट। तो कितना परसेंटेज इकोनॉमी का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये सारे पैसे घूमेंगे नहीं। वो किसी को नहीं पेमेंट करेगा तो वो जो वेंडर है वो किसी और को कैसे पेमेंट करेगा। तो पैसे का घूमने का जो सिस्टम है वो एआई की वजह से बंद हो जाएगा। और कितनी परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी इससे इंपैक्ट हो सकती है, और कितनी पॉपुलेशन फिर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगी बेनिफिट्स लेने के लिए। ओके, तो बात सही है कि ये एआई वाला जो कैपिटलिज्म है, इनोवेशन सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम एंड पे जाएगा तो ये कम्युनिस्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना काम के तो सारी पॉपुलेशन फिर गवर्नमेंट बेनिफिट पे डिपेंड हो जाएगी आपकी। तो ये समझना जरूरी है, जो जयशंकर जी भी बता रहे हैं कि इट इज एज डेंजर एज न्यूक्लियर वेपन्स। फिर ये जो एक नरेटिव चला कि भाई क्राउन प्रिंस एमबीएस जो है उन्होंने रेडिकलाइज किया वेस्ट को, तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, ओके, नॉट नेसेसरी आई एम राइट ऑलवेज, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि एमबीएस का कोई रोल नहीं है रेडिकलाइजेशन वेस्ट के। क्यों? क्योंकि पहले तो उनका रिलीजियस कैलेंडर ही हिजरी से स्टार्ट होता है। हिजरी माने इस्लामिक लैंड से नॉन इस्लामिक एरिया को जाके कवर करना, और फिर इवेंचुअली जो 90+5+5 का जो मेरा फॉर्मूला है रेडिकलाइजेशन का, तो ऑलरेडी फंडामेंटल्स तो है ही, एमबीएस आके क्या ही कर लेता। लेकिन वेस्ट में जो रेडिकल इमिग्रेशन हुआ है, वो डीप स्टेट, गहरा राज्य, जो भी नाम बोलो आप, मैं ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोलता हूँ, वो मुझे ज्यादा नजदीक लगता है वो टाइटल। और ये जो है उनका डिसीजन था, और पुराने क्राउन प्रिंस मतलब एमबीएस से पहले वाले जो नायब थे, वो ओबामा और मर्कल तीनों मिलके इम्प्लीमेंट किए जो ऑर्डर उनको मिले। तो एमबीएस का कोई रोल नहीं है रेडिकलाइजेशन वेस्ट के। और वैसे भी हमने क्यों उसमें, वैसे ही हमारा डी रेडिकलाइजेशन पार्टनर है, और आपको पता ही है कि हमारा रीजन पूरा अभी डी रेडिकलाइज होना बाकी है, उसको टारगेट करने का एमबीएस को, मुझे तो कोई सेंस समझ में ही नहीं आया कि उसको क्यों टारगेट करना चाहिए, जब आपका पूरा पेंडिंग है वर्क है, और वो ही बंदा है जो हेल्प करेगा। और वेस्ट के लिए अगर सच भी हो तो वेस्ट के लिए हम क्यों ये सब, उसको क्यों विलन बनाएं एमबीएस को। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगा कि भाई 2014 तक तो आपके हिंदुत्व के सारे कार्डर्स कांग्रेस को वोट कर रहे थे। कहां थे आप जब वक्फ का बिल बन रहा था, माइनॉरिटी कमीशन बना, तब आप लोग तो, हिंदुत्व लोग तो सो रहे थे। एमबीएस सऊदी अरेबिया का इतना तो अच्छा है कि वो आते ही जगा हुआ आया, तुम्हारी तरह तो नहीं ना 60-70 साल से तुम जो सो रहे थे। हम सब, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने वोट दिए ये ऐसी रेडिकलाइज्ड वाली पॉलिसीज के लिए, माइनॉरिटी कमीशन से लेके वक्फ से लेके जो भी, जो कुछ भी बना, कहां थे? सब तो सो रहे थे 2014 तक। तो सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस तो बहुत ही बेटर है, हमसे तो कहीं अच्छा। उसने संस्कृत उत्सव भी सेलिब्रेट किया है उसने, अब तो गरबा वाला भी शुरू कर रहा है, हमसे तो कहीं अच्छा है कि उसको रेडिकलाइजेशन समझ आ रही। तो यही था कि भाई हमारे डी रेडिकलाइजेशन पार्टनर को टारगेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं, राइट। दूसरा, ये फर्स्ट पोस्ट वाले जो फेक हेडलाइन डालते रहते हैं अपने हिसाब से, इनको लेबनान का अभी 10 अक्टूबर को समझ में आ रहा है। भगवान ही करे, क्या जाने, पता नहीं इनका मीडिया का तो क्या ही होना है। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा जो चला हरियाणा के इलेक्शन के बारे में, बता रहे हैं 16,000 मीटिंग। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि ये जो एग्जिट पोल वाले लोग हैं, ये 16,000 मीटिंग का जिक्र पहले क्यों नहीं किए। एग्जिट पोल में जब लॉस प्रेडिक्ट कर रहे थे, तब इन्होंने आरएसएस को क्रेडिट क्यों नहीं दिया कि इन्होंने 16,000 मीटिंग करी है तो ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता।
वो तो गलत एग्जिट पोल बता रहे थे, राइट। दूसरा, आपको कैसे पता कि उन्होंने सिर्फ 16,000 मीटिंग करी है? हो सकता है ज्यादा करी हो। तो ये पता नहीं सारे के सारे क्या रिजल्ट के बाद तो, हेडलाइन आने के बाद तो कोई भी शाना हो जाएगा, जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वैसे। हेडलाइन के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है ना, जब जीत गए उसके बाद। पहले क्रेडिट दो ना आप कि 16,000 मीटिंग आरएसएस ने करी थी। आपने आपने दिया क्यों नहीं क्रेडिट? फिर जीत गए तब क्रेडिट दे रहे हो, मतलब जबरदस्ती का क्रेडिट दे रहे हो बाद में। आपको मेहनत दिखाई नहीं दी ग्राउंड पे जब आप एग्जिट पोल का सर्वे कर रहे थे? और क्या पता ज्यादा करी हो। अजीब सी बातें हैं हमारे हमारे एक्सपर्ट्स का, तो हम क्या ही बोलें। दूसरा, हाँ, क्योंकि ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो मैंने 25 सितंबर 2023 को सत्तोलॉजी पे क्लियर प्रेडिक्ट किया था कि 2030 के बाद सारा यूनिवर्सिटी का रैंकिंग फ्लिप हो चुका होगा, वीजा का रैंकिंग फ्लिप हो चुका होगा, पासपोर्ट का रैंकिंग फ्लिप हो चुका होगा। गलती से भी अपने बच्चों को नहा भेजें, कुछ काम नहीं मिलेगा उसको वेस्टर्न डिग्री पकड़ के 2030 के बाद ना। वो एक्सपीरियंस कहीं काउंट होना है, सिवाय कि कुछ बहुत ही रेयर डोमेन हो तो अलग बात है। अब 40-50 लाख का खर्चा करके आप वहां भेजोगे, मुझे बताओ उसको जब जॉब भी नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है? ठीक है, आपको उड़ाने हैं तो आप यहीं पे उसको बोलो अपने बच्चों को कि भाई यहीं पे आप ले लो ना, 40-50 लाख से कुछ छोटा सा बिजनेस ट्राई कर लो, बिजनेस मॉडल। फेक नहीं है आपने पैसे तो व्हाई नॉट सम बिजनेस आइडिया। तो ये तो मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था उसका असर अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। अभी जो नई रैंकिंग आई है उस हिसाब से 40% कनाडा की यूनिवर्सिटी एक ही साल में रैंकिंग इनकी डिक्लाइन हो गई 40%। मतलब कितना फेक था आप समझो। पिछले 30 साल से 40 साल से कम मीडिया ने ये नैरेटिव चलाया, ब्रेन ड्रेन हो रहा, तुम्हारा मेरिट बाहर जा रहा, कुछ लेना देना ही नहीं है। वो पेमेंट डॉलर से हो रही वहां से प्रिंटिंग मशीन से छप छप के, पूरा नैरेटिव है। एक साल में मुझे बताओ 40% यूनिवर्सिटी एक ही साल में कैसे इंपैक्ट हो सकती है? मुझे बता दे कोई। मतलब लास्ट ईयर तक आप जो सारा रैंकिंग दे रहे थे वो गलत दे रहे थे, राइट। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के बारे में भी वही, वर्स्ट रिजल्ट एवर। एक साल में ऐसा क्या हो गया? हाँ, यूएस की भी 59 यूनिवर्सिटीज थी टॉप 200 में, अब वो 55 हो चुकी है। यूके की 29 थी, अब वो 25 हो चुकी है। तो ये जो पूरा ये जो बना है इनका जो सिस्टम यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग का, मैंने तो पूरा वो जो हेजीमोनी का मॉडल बताया कि इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है रैंकिंग वाली, कि उसी से आपका ब्रेन वॉश करके पूरा आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिरने का सबसे बड़ा वजह यह है कि प्रोडक्टिविटी रही नहीं। आपने स्टेम के अलावा पूरा एलजीबीटीक्यू चला रहे हो, इंसेक्ट्स के पाउडर चला रहे हो, जेंडर इंडोक्ट्रिनेशन चला रहे हो, लेफ्टिस्ट फीबीज वाले क्राउड बनवा रहे हो आप। और ये बच्चे जिनकी रियल पैशन एनर्जी, मैं ये नहीं बोल रहा कि भारत में ये सब नहीं हो रहा, आप समझ लो, भारत की टीयर 1 सिटीज में कॉलेज कैंपसेस में ये सब चल रहा है। स्मोकिंग, ड्रग्स, रिलेशंस, एलजीबीटीक्यू का शायद इतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो शुरू हो चुका है। ओके, ये सारे टीयर 2 और 3 सिटीज से आए हुए बच्चे, जिनको पता, ऐसा लगता है पागल हो जाते हैं फ्रीडम देख के, और उनको लगता है कि दिस इज फ्रीडम। उसमें ये सारे क्राइम्स वो शुरू कर देते हैं, अपना करियर खराब करते हैं, हेल्थ खराब करते हैं। और ये पूरा क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्ट से कॉपी कर रहे हैं टेम्पलेट। वेस्ट की यूनिवर्सिटी में कोई फैशन का डे बना है जहां पे फटा हुआ जीन्स पहना है या नीचे कुछ पहना ही नहीं या जो भी है,
तो फिर मैंने वो करना ही है इधर, राइट। उसको सीधा कॉपी पेस्ट करना है, दिमाग तो मैंने इस्तेमाल करना नहीं। तो ये हालत हो रखी। अब वहां पे सब स्मोकिंग कर रहे हैं तो मैंने तो स्मोकिंग करना इधर, वहां सब ड्रग्स कर रहे हैं तो मैंने तो ड्रग्स करना। कनाडा की स्ट्रीट्स में, वैंकूवर, टोरंटो, हाँ, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ड्रग्स ऑफिशियली बिक रहे, ड्रग्स। समझ आ रहा है क्या चल रहा है ऑफिशियल? सॉरी। तो ये पूरा जो पतन हो रखा है, और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे यहाँ सारे डेज मना रही है, क्योंकि वेस्ट ने कोई डे बनाया है तो भाई हमको भी वो डे बनाना है। वो जो भी बेवकूफी करे वो सारी बेवकूफी हमने करनी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बर्थ रेट नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रन तो करियर में प्रॉब्लम है, तो हमने वो भी कॉपी करना है। वो बोल रहे हैं कि सुबह मैरिज करो शाम को डिवोर्स करो, हमने वो भी कॉपी करना है। वो बोल रहे हैं लिव इन करो, तो हमने वो भी कॉपी करना है। तुम्हारे तुम्हारे एंसेस्टर्स ने जो सिस्टम बिठाई कि कुल जाति और वर्ण की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 15-20 साल करोगे तो सामने की फैमिली के आपको सारी लीगेसी समझ में आएगी कि उनकी हैबिट्स क्या है, उनका फूड क्या है, उनका स्टाइल क्या है, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनका वर्किंग का स्टाइल क्या है। तब जाके आपको सही लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ये इंडियन मेथड। लेकिन आपने वो वेस्टर्न स्टाइल कॉपी करनी और बर्बाद होना। आपको ये भी समझ नहीं आया कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ये सारे कम्युनिटी के इवेंट्स क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, ये सारी कम्युनिटी ड्यूटीज क्यों कर रहे थे। इवन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पैसे नहीं है तब भी वो एक्सपेंसिव कम्युनिटी इवेंट्स करते थे। क्यों? क्योंकि यही मेथड सही था पार्टनर सिलेक्ट करने को, जब सामने वाली फैमिली का आपको सब कुछ समझ में आ जाए उसके बाद। लेकिन वो इंडिया वाली सिस्टम साइड पे रख के, सारी कम्युनिटी और फैमिली की इवेंट्स बंद करके, वेस्टर्न मेथड अपना के अब कुत्ते और बिल्ली के साथ जीवन गुजारना है टीयर 1 सिटीज वाले लोगों को। कुत्ते को घसीट के लेके जाना है 5th फ्लोर में, क्योंकि इंसान मैनेज अब हो नहीं रहे इनसे। यही हालत हो रखी वेस्ट को कॉपी कर करके। और ये पूरा कॉपी का कल्चर जो है, ये वही एजुकेशन के कैंपस से दिमाग में भरा जा रहा है। वो सिगरेट फूंक रहा है तो तुमने भी फूंकनी, वो दारू पी रहा है तो तुमने भी दारू पीनी। क्या क्या चल रहा है मुझे पता है टीयर 1 सिटीज के एजुकेशन कैंपसेस में। इनफैक्ट मैं एक सिटी में अभी ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़की ने सिगरेट फूंकी, फिर लड़के के मुंह में डाली, फिर उसने तीसरे के मुंह में डाली। ये सब चल रहा है वेस्ट को कॉपी कर करके। और फिर आपने ये सोचना है कि ऐसे मैरिजेस टिकने वाले हैं, आपको लगता है? लाइक रियली। और फिर किसी और को ब्लेम करना आपने कि ऐसा क्यों हुआ, कि वो पर्सन क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहा है। वो सीख ही सब कुछ अजीब होके आया है वेस्ट का कॉपी कर करके, तो ऐसा ही बिहेव करेगा। तुमने चेक तो करा नहीं, चेक करोगे कहां से जब फैमिली और कम्युनिटी के इवेंट्स कोई अटेंड ही नहीं किए 15-20 साल, तो सामने वाली फैमिली के बारे में पता ही कहां से होगा। फिर कर लेते रहो कोर्ट के चक्कर और वेस्ट की तरह डिवोर्स होते रहे आपके। ये है एंशिएंट भारत के प्रिंसिपल से दूर जाने का ये नतीजा है। ड्यूटीज नहीं करोगे तो राइट्स नहीं मिलेगी, बहुत सीधा है। तो कोई भी कम्युनिटी या फैमिली का मेंबर हेल्प करने नहीं आएगा जब आपकी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ क्राइसिस में होगी। अगर आपने 15-20 साल फैमिली और कम्युनिटी की ड्यूटीज नहीं करी है, वो इवेंट्स नहीं अटेंड करे हैं, वो इवेंट्स नहीं होस्ट किए हैं, तो कोई नहीं आएगा। फिर करते रहो वेस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ के साथ। वापस चलते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे। तो इनका तो रैंकिंग जाने वाला है, जाना चाहिए ही, बिल्कुल जाना चाहिए। हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटीज वाले अब कुछ सीख जाएं ये सब देख के। तो ये जो ट्वीट है प्रेसिडेंट ट्रंप का है कि भाई मोदी जी ने बोला था कि मैं तो ठोकूंगा, राइट, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। 100 साल से हम इनको हराते आए हैं तो आगे भी करेंगे।
अब ये जो डच पार्लियामेंट है, उन्होंने वेल्दी इंडिविजुअल के लिए वही एग्जिट टैक्स शुरू किया है। जो भी डच कंट्री से लेके जाएगा पैसे, उसके ऊपर टैक्स लगेंगे, भाग जाएगा जो भी कोई भाग जाएगा। मैंने ये 23 जनवरी 2023 को प्रेडिक्शन दिया था कि अगर एनआरआई डायस्पोरा ने टाइम पे एसेट लिक्विडेट नहीं किए तो वेस्टर्न सिटीजन्स के साथ ये भी पूरी इनकी भी वेल्थ वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये वेस्ट जो है जब कैपिटल कंट्रोल्स लेके आए तो फिर एशिया को ब्लेम मत करना। जब क्राइसिस शुरू हुए, ये अभी आना भी शुरू हो गया एग्जिट टैक्स लगना। देख लें क्या हालत होनी है अगर टाइम पे नहीं एग्जिट किया है। अब ये जो है पहली बार मुझे कोई एक अमेरिकन हैंडल मिला जो क्लियर बता रहा है कि बहुत बहुत ही बड़ा ट्रबल है, अमेरिका इज इन बिग ट्रबल। तो उसकी पूरी थ्रेड है जो मैंने कोट ट्वीट करी, पर सब कुछ सही सा उसने एनालाइज किया है, बिल्कुल सही। इसने क्लियर शब्द में ये भी बोला कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा इलेक्शन। ये मैं कम से कम 10 बार जयपुर डायलॉग्स और सत्योलॉजी पे बता चुका हूं, क्योंकि मुझे बार बार ये क्वेश्चन आया, सर ट्रंप आएंगे तो बच जाएगा क्या वेस्ट? नहीं बच सकता भाई। वो जिसका फाइनेंस बिगड़ चुका है, फैमिली टूट चुकी है, जिसका एलजीबीटीक्यू और ये सब चल रहा है, वो कहां से वो कंट्री बच पाएगा? टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी अपना प्रोडक्ट खुद नहीं खाता है, प्रोडक्ट बिकेगा तो प्रॉफिट होता है। टेक्नोलॉजी अपना प्रोडक्ट खा नहीं सकता खुद, उसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे चाहे कितनी भी अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी हो। तो जब बर्थ रेट ही नहीं है तो कंजम्पशन कहां से होना है? और वैसे ही कौन सा मैन्युफैक्चर कर लेते हो? तो मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेट होने में 10 साल मिनिमम लगेंगे, ये डिकेड तो पूरा जाएगा अगर करना शुरू भी करते हैं। तो ये पॉटर साहब जो है वो डिटेल में बता रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ है अमेरिकन इकोनॉमी के साथ। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये भी बोला कि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 2040 नहीं है, 2026 में ट्रबल होना शुरू होगा। मतलब वो सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्राइसिस को मेरी तरह, लेकिन कंक्लूजन इनका गलत है। इन्होंने भाई साहब ने कंक्लूजन ये दिया है कि ज्यूस को मारना शुरू करेंगे अमेरिका में, पिटाई। मेरा कंक्लूजन अलग है, मैं बोल रहा हूं कि एनआरआईज की पिटाई होगी अमेरिका में जब ये क्राइसिस पीक पे होगा। खाली इतना डिफरेंस है, बाकी इनका जो इन्होंने जो डेटा डाला है बिल्कुल सही बता रहे हो, ऐसे ही क्राइसिस है। अब ये मैंने अमित शाह जी का फोटो डाला है, खुश हैं हरियाणा के रिजल्ट के साथ, और ये मैंने लिखा है कि भाई अभी पीओजे के बाकी है, उसके बाद सीएम फाइनल करेंगे। तो जब भी पीओके वाला सॉल्व होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ स्टेटहुड वापस आएगा और फिर नए चीफ मिनिस्टर होंगे कश्मीर में। अब ये जो है रैंड पॉल जी जो है वो क्लियर बता रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो वेस्ट ही बनाता है, क्योंकि वेस्ट ही छाप सकता है पैसे। उसको इन्फ्लेशन क्यों नाम दे रहे हो? साफ क्यों नहीं बताते कि भाई 500 साल हो गए हम पैसे कमाना हमको नहीं आता है बिना किसी को डैमेज किए या किसी को लूटे या रिजर्व करेंसी स्टेटस को एक्सप्लॉइट किए। क्लियर बोलो ना कि भाई हम बैंकक्रप्ट है और बाकी का दुनिया हमें चला रहा है। फैंसी फैंसी नाम देते रहते हैं इन्फ्लेशन। जेडी समिट होने वाली है इस साल, तो 2024 दिस मंथ, और वहां पे स्पीच होगी। कुछ लोग इंतजार जो कर रहे हैं, यूनुस जी जो हैं हमारे वो नोबेल प्राइज को एक्सपोज करके छोड़ेंगे। एक फनी सा ट्वीट था। दूसरा, आई एम जस्ट रनिंग थ्रू, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो कवर करेंगे। हाँ, ये प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेटमेंट है, एज ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमीज इज ओवर, फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन अब नहीं चलेगा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं मेरी ट्वीट्स में कि भाई स्टॉक मार्केट जैसे अभी चल रहा है 2029-30 में ऐसे नहीं चल रहा होगा। इकोनॉमीज ऑफ द फ्यूचर विल बी ड्रिवन बाय रियल एसेट्स, ये मैं सब बता चुका हूं। फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, राइट, मैन्युफैक्चरिंग। और 7 अक्टूबर ये नाइजीरिया का है भाई, डॉलर डंप किया उन्होंने ऑयल ट्रेड के लिए, तो वही डी डॉलराइजेशन और डीकोलोनाइजेशन वाली जो थीसिस है। और ये जो प्रेडिक्शन है मेरा 31 दिसंबर 2022 का, कि अफ्रीका और सारे जो है, क्योंकि नया जो वर्ल्ड होगा उसमें कमोडिटीज का वैल्यू होने वाला है, तो अफ्रीका में
और हर जगह जहां से भी माइंस मिलेगी उनका नेशनलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर 2022 का प्रेडिक्शन है। उसके बाद अगस्त 23 में नाइजीरिया ने बैन कर दिया गोल्ड और यूरेनियम फ्रांस को देना, और फ्रांस को एक्सपेल किया। 1 जनवरी जिम्बाब्वे ने बैन किया और लिथियम का माइंस जो है उसको नेशनलाइज किया। 14 फरवरी को मैक्सिको ने नेशनलाइज किया। 21 अप्रैल को चिले ने नेशनलाइज की माइंस। 18 फरवरी को मैक्सिको ने वापस सॉल्ट माइंस को नेशनलाइज किया। 19 अप्रैल को मंगोलिया ने 30% टैक्स डाल दिया, माइनिंग राइट्स किसी बाहर वाले को दिया तो। और 23 अप्रैल को जुमा जो साउथ अफ्रीका के हैं वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि लैंड और माइंस को मैं नेशनलाइज करूंगा। और 7 अक्टूबर को बुर्किना फासो ने भी फॉरेन माइनिंग फर्म्स के सारे परमिट जो है वो कैंसिल कर दिए। बहुत साफ बात है कि भाई कमोडिटीज का वैल्यू होने वाला है, खाली करेंसी छाप के आप कुछ भी नहीं परचेस कर सकते जो अभी तक वर्ल्ड चला रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनिंग जो है वो नेशनलाइज होगा, रेगुलेट किया जाएगा। ये उसी का प्रेडिक्शन था। उसके बाद वन फैमिली वन वोट तो है। यूके का जो हुआ है चागोस आइलैंड वाला, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वो तो हमें पता ही है कि डीकोलोनाइजेशन कंटिन्यू होगा, जहां जहां उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, डोमिनेट कर रखा है, वहां वहां से निकलना है सबने। दूसरा वन फैमिली वन वोट, ये मैंने पॉल करवाया था, इस पे एलिजिबिलिटी मैंने ये रखी है कि भाई एक फैमिली एक ही वोट डाल सकती है, 3 जनरेशंस, और एक भी फैमिली मेंबर का मैरिज 19 की एज से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। राइट, तो रेडिकलाइजेशन जब यूरोप फेस करेगा स्ट्रीट पे, जब रेडिकल्स मार रहे होंगे लोगों को यूरोप में, सिटीजन्स को, तो यूरोप इस पर सोचना शुरू कर देगा वन फैमिली वन वोट। तो इसी के लिए मैंने पॉल करवाया था। 86% लोग अग्री कर रहे हैं, 13% नो बोल रहे हैं। दूसरा 2033 ऑनवर्ड्स मैंने ये प्रेडिक्शन डाला है कि हमको कम से कम 3 जयशंकर चाहिए रीजन वाइज, क्योंकि 1493 में पोप ने भी ये करा था वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड के 2 हिस्से कर दिए, एक स्पेन को दे दिया, एक पोर्चुगल को दे दिया। दोनों एक दूसरे के साथ मत लड़ो, यहाँ यहाँ जाके कॉलोनीज बना, ये सब दुनिया तुम्हारे लिए है। ये पोप ने 1493 में किया, वर्ल्ड के मैप का 2 हिस्सा बनाया, एक स्पेन को दिया, एक पोर्चुगल को दिया। हम तो इनके जैसे विचार नहीं रखते, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें कम से कम 3 जयशंकर जी जैसे फॉरेन मिनिस्टर लगेंगे 3 एरियाज को डीकोलोनाइज करने के लिए वर्ल्ड के। तो वर्ल्ड के मैप का भी आप रीजन वाइज बना सकते हो फॉरेन मिनिस्टर्स। दूसरा, कैश फ्लो ही सब कुछ डिसाइड करता है, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ बचा ही नहीं है। वो आप देख ही सकते हो मालदीव्स के साथ जो जो कैसे मुइजू जी लाइन पे आ गए, और पैसे मिलते ही, पैसे की खनक सुनते ही सारी पॉलिसीज उनकी कैसे चेंज हो गई। ये होना ही था, क्योंकि पैसा ही सब कुछ डिसाइड करता है, जियोपॉलिटिक्स जैसा कुछ होता ही नहीं। तो बेचारे लिखते रहते हैं डोमेन्स वाले, जियोपॉलिटिक्स वाले। वन मैन आर्मी स्टैंडिंग, हाँ ये मोदी जी का मैंने लिखा था। दूसरा एक जो ट्वीट है, हाँ महाराष्ट्र को मैंने एक मैसेज दिया था कि भाई सही जगह वोट नहीं करोगे। तो मैंने मुंबई में जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन देखा है सारे एरिया में, अच्छा खासा प्रपोर्शन में हो रखा है, तो वीकेंड में आप पब्लिक स्पेस में बाहर भी नहीं निकल पाओगे अगर गलत वोट डाला तो हरियाणा से कुछ सीख लेना, ये एक मैसेज डाला मैंने। दूसरा, ये चाइनीज वालों को मैंने मैसेज डाला है कि भाई बूढ़े होने वाले हो तो ये सोचो कि नजदीक में ऐसी कौन सी कंट्री है यंगस्टर्स वाली जो आपको हेल्प कर सकती है बुढ़ापे में, उस पर फोकस करो, थोड़ा हिंदी सीखो, और बकवास तो बिल्कुल ना करो बॉर्डर के ऊपर। उनका उनका स्टेटमेंट था ना, बेजिंग वांट्स स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन, इसलिए मैंने दिया ये जवाब। फेक मीडिया का तो पता ही है हमें, हरियाणा के फेक एग्जिट पोल्स, और ये जो मीडिया फेक न्यूज चलाती रहती है, ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का, यूएस ब्रेक्स टाइज विथ इजराइल क्वेश्चन मार्क, फेक न्यूज, टोटल फेक न्यूज। इज नेतन्याहू अ क्लोज एलाई? हाँ, तो कमला हैरिस ने कुछ आंसर नहीं दिया या अवॉइड किया या जो भी था, तो इन्होंने तुरंत बना ली कि खत्म, रिलेशन खत्म। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स।
दूसरा, शाह ऑफ ईरान का मैंने 16 जुलाई को प्रेडिक्शन दिया था कि ईरान में शाह आएंगे और 2030 से पहले ही आ जाएंगे, काफी पहले आ जाएंगे। तो 16 जुलाई का प्रेडिक्शन था, उस पर 7 अक्टूबर को शाह ऑफ ईरान का स्टेटमेंट आ गया, आई विल स्टेप फॉरवर्ड टू ओवरसी पीसफुल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन ईरान। तो रजा शाह पहलवी के जो सन है, जो यूएस में रहते हैं, वो रेडी है रिजिम चेंज के बाद ईरान को हैंडल करने के लिए। 16 जुलाई का मेरा प्रेडिक्शन था, वो खुद बोल रहे हैं। वैसे ही मैंने प्रेडिक्शन जो दे रखा है कि ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजोरिटी, 2 साल 3 साल पहले का प्रेडिक्शन है। तो क्रिश्चियन मेजोरिटी तो तभी होगा जब रजीम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट है कि भाई 700 बिलियन जो फॉरेक्स रिजर्व्स में बन चुके हैं, तो अब तो हम इंडिया की करेंसी को अप्रिसिएट करवाएंगे ही करवाएंगे, और क्या यूज हो सकता है उसका। और इस पर मैंने लिखा है कि ये तुरंत यूएस विजिट के बाद दिया गया ये स्टेटमेंट है, किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो समझना है, जो मैं बार बार बताता हूं कि यूएस का बहुत बड़ा फैक्शन ये रीसेट के साथ एग्री हो चुका है डी डॉलराइजेशन के लिए। 2 साल पहले भी बता चुका था, वापस रिपीट करता हूं। ये इनकी तुरंत यूएस विजिट के बाद वाला स्टेटमेंट है कि रूपी एप्रिसिएट होना है। और ये जो फॉरेक्स रिजर्व पे बार बार मेरे को क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई डॉलर्स में है, डॉलर्स में नहीं है फॉरेक्स रिजर्व्स, हमारे कभी नहीं थे। वो मल्टी करेंसी बास्केट है हमारे पास। इसीलिए जयशंकर जी ने बोला कि डी डॉलराइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हो ही नहीं सकता जब आप ऑलरेडी डी डॉलराइज हो रखे हो। आपकी सेविंग्स जो है फॉरेक्स रिजर्व्स की, उसमें गोल्ड है, युआन है, रूबल है, मल्टीपल करेंसीज है, यूरो है, राइट, सारी अलग अलग है, यूएस डॉलर भी है। पूरा हमारा यूएस डॉलर में नहीं है, कभी नहीं था। ओके, तो एक्सपर्ट्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि रिजर्व्स का क्या होगा। भाई रिजर्व्स नहीं है डॉलर में, तो हम क्यों डी डॉलराइज करेंगे। जयशंकर जी की बात बिल्कुल सही है। वाई विल वी एक्टिवली टारगेट डॉलर, हमको जरूरत ही नहीं है उसको टारगेट करने की। हम तो ऑलरेडी मल्टी करेंसी बास्केट बना के बैठे हैं, जो ब्रिक्स वाले अभी बनाने वाले हैं। ओके, हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो चीज। हाँ, ये मुझे पूछा गया था कि भाई वेस्ट का कोलैप्स कहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने लिखा है कि जब से गुजरात के चीफ मिनिस्टर का वीजा रिजेक्ट हुआ, वहां से शुरू हुआ। मेरी जियोपॉलिटिक्स की बुक में मैंने ये डिटेल में दिया हुआ है कि डी डॉलराइजेशन का जो पूरा स्क्रिप्ट बिगिन हुआ, वो शिंजो एबे जी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो लेके आए दो कॉन्सेप्ट, इंडो पैसिफिक और डी डॉलराइजेशन। और उसी के अंदर गिफ्ट सिटी जो गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच है, उसका आइडिया आया और जापान बन गया पार्टनर कंट्री फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। फिर वहां से वाइब्रेंट गुजरात समिट करके फिर गुजरात मॉडल, और फिर गुजरात मॉडल को मार्केट करके पूरे भारत में, एंड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो स्क्रिप्ट उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन वीजा रिजेक्ट हुआ। उसी दिन जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने साफ बताया कि मैं चाहता हूं कि अमेरिकन यहां पे लाइन पे लगे वीजा के लिए। ये उनका आंसर था उस दिन। ये मैंने मेरी बुक जियोपॉलिटिक्स की बुक में डिटेल में दे रखा है, जिनको भी पढ़ना है पूरा कि ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ डी डॉलराइजेशन। ये हम कवर कर चुके हैं। दूसरा, ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था 7 फरवरी 2024, क्या प्रेडिक्शन दिया है। माय अंडरस्टैंडिंग इजराइल शुड फेस द एक्सपेंस ऑफ रीबिल्डिंग नॉर्थ गाजा। सिर्फ इजरायली सिटीजन्स वहां रहेंगे और कोई भी गाजन्स को ऐसे पेनफुल तरीके से जीने की जरूरत नहीं है जहां पे उनके घर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हो। तो खाली इजराइल के लोग रहने चाहिए, और इसका खर्चा जो है रिकंस्ट्रक्शन का, वो इजराइल ने उठाना चाहिए। अभी के लिए साउथ गाजा में भेज दो, फॉर नाउ, फॉर नाउ को हाईलाइट किया हुआ है। और जो सिक्योरिटी है बॉर्डर जो साउथ गाजा में इजिप्ट से मिलती है, वो ट्रांजिट पॉइंट भी इजराइल ही कंट्रोल करेगा, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सिक्योरिटी और ड्यूटी की। ये है मेरा प्रेडिक्शन 7 फरवरी 2024 का। उसके बाद अप्रैल में इजराइल ने अप्रूव किया 5 बिलियन का प्लान गाजा बॉर्डर पे टाउन बसाने के लिए। 7 मई को उन्होंने राफा बॉर्डर जो है कंट्रोल में ले ली, इजिप्ट वाली, साउथ गाजा में।
10 सितंबर 2024 को नेतन्याहू जी ने बताया कि नॉर्थ गाजा तो अब हमारा हुआ, हम ले लेंगे, राइट, दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर। और 23 तारीख को गार्डियन ने इस पर पब्लिश किया कि नेतन्याहू जी चाहते हैं कि नॉर्दर्न गाजा पूरा साफ हो जाए और वही कंट्रोल करे। और 6 अक्टूबर को आईडीएफ ने बोल दिया कि जो भी नॉर्थ गाजा में अभी लोग हैं चुपचाप साउथ के लिए निकल लें, जिंदा रहना है तो। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने 7 फरवरी को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि नॉर्थ इजराइल का ही रहेगा, ठीक है। तो ये ट्वीट, क्योंकि लोगों को ट्वीट समझ नहीं है। अच्छा, एप्पल का तो पता ही है, सेम फोन पिछले 6 साल से 6 टाइम से बेच रहे हैं बिना कुछ चेंजेस किए, बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब उस पर अक्टूबर में इनका भी आ गया कि अब ऐसा नहीं करेंगे, कुछ नया करने वाले हैं, जो भी करें। दूसरा मेरा जो प्रेडिक्शन है, डी कम्युनिज्म, डी मिशनराइजेशन और डी कोलोनाइजेशन, तो उसके प्रेडिक्शन के ऊपर भी आ गया है 5 अक्टूबर का कि शी जिनपिंग और माओ की तस्वीरें लगाई जा रही है जीसस और मैरी को हटा के चाइना के चर्चेज में, ओके। और शी जिनपिंग जो है बुद्धिस्ट मंदिर में जा रहे हैं। ये जो मैंने क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि सारे मंदिर, इंडियन धर्म वाले सारे मंदिर चाइना में रिवाइव होने वाले हैं, ओके। तो डी मिशनराइजेशन होगा, डी रेडिकलाइजेशन होगा, डी कोलोनाइजेशन होगा, ये उसी डायरेक्शन में, ये वो प्रेडिक्शन। दूसरा ये कवर हो चुका है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्वीट्स वी हैव कवर्ड। अच्छा हाँ, ये एक एनआरआई कम्युनिटी में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस जो मैंने बोला ही है, क्राइसिस में 250 $2,50,000 तक उनका, उनको लगता है कि सेफ है, क्योंकि एफडीआईसी ने इंश्योरेंस दे रखा है। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई एफडीआईसी की बैलेंस शीट में खाली 129 बिलियन पड़े हैं और $10 ट्रिलियन का इंश्योरेंस दे रखा है अमेरिकन को। एक एक के अकाउंट में 2,50,000 गिनो तो टोटल $10 ट्रिलियन प्लस का इंश्योरेंस दे रखा है, जबकि खुद के पास खाली 129 बिलियन पड़े हैं बैलेंस शीट में। कितना बेवकूफ बना रहे हैं आप, समझ लो। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर कुछ ही टाइम के अंदर वेस्ट में कोई बैंक में आप जाओगे कैश उठाने तो आपको रीजन पूछने लगे। थोड़ा थोड़ा शुरू हो ही चुका है ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूके में। फिर आपको देंगे भी नहीं, ठीक है। सपोज आप $3,000 उठाने गए, आज आपको खाली रीजन पूछेंगे। नेक्स्ट टाइम आप उठाने जाओगे तो बोलेंगे नहीं 3,000 मांग रहे हो तो अभी मैं 500 ही दूंगा। ये होने वाला है, ठीक। जिनको क्राइसिस नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या करें, हम तो समझा सकते हैं कि ऐसा क्राइसिस आ रहा है। तो ये हमने लगभग कवर कर लिया है सब कुछ। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। रिमूव, क्यों, वरना कुछ ज्यादा ही लंबा चलेगा। तो आपने जो भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं आप यहीं पे पूछें यूट्यूब लाइव में, फिर आपको ईमेल से अलग ना भेजें, फिर ट्विटर मैसेजेस ना करें, राइट। तो यहीं पे हम बता देंगे जो भी आंसर दे सकते हैं। कुणाल जेठवानी जी धन्यवाद। विल बीजेपी एक्ट ऑन वेस्ट बंगाल टेरर रिजीम एंड बांग्लादेश? बिल्कुल, बट टाइमिंग आप कह नहीं सकते अभी, होगा जरूर। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आया है वो ये है कि सेमीकंडक्टर प्लांट यूएस का कोलकाता में लगना है। ये बहुत ही बड़ा सिग्नल है, ठीक। टोनी स्टार्क जी धन्यवाद। सर एक्सप्लेन डीप स्टेट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट फ्यूचर। देखिए, डीप स्टेट सब अलग अलग लोग एक्सप्लेन करते ही रहते हैं, सबने करा हुआ है, लेकिन जो मेरी समझ है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वही है एरिस्टोक्रेट फैमिलीज जो वर्ल्ड के डिसीजंस इतनी सेंचुरीज से लेते आए हुए हैं, और वो कंपनीज के पीछे होती है। ये फैमिली मेंबर्स क्लियर दिखाई नहीं देते, जैसे हमारी हमारी जो कंपनीज होते हैं उसमें फैमिली मेंबर क्लियर दिखाई देते हैं कि ये लोग चला रहे हैं। ये कभी दिखाई नहीं देंगे कि ये कौन सी कितनी कंट्री कंपनीज को हैंडल करते हैं, कितनी गवर्नमेंट्स को हैंडल करते हैं, कितनी कंट्रीज के। तो ये पीछे से ऑपरेट करते हैं मोस्टली एरिस्टोक्रेट फैमिलीज। और इनके बारे में आप ये कह सकते हो कि आप उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते,
आप उनको मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज वो नहीं हो सकते बिकॉज डीप पॉकेट्स, बहुत बहुत पैसा है बियॉन्ड इमेजिनेशन। और चर्च का पूरा बैकिंग है। लोग लोग समझते नहीं है कि चर्च का कितना बड़ा रोल है इसके पीछे। ठीक है, जो लोग ये अफवाह फैलाते रहते हैं कि रशिया ईरान को बचाने आएगा और ईरान के बिहाफ पे फाइट करेगा, उनको पता नहीं है कि मैंने प्रेडिक्शन दे रखा है कि ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजोरिटी। कोई रशिया बचाने नहीं आएगा। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। प्रणब अंकित जी, विल पॉजिटिव अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिक्स करेंसी, ब्रिक्स करेंसी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इट्स अ मल्टी करेंसी बास्केट। नाम देंगे या नहीं देंगे दैट इज अ क्वेश्चन। कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं बनाएंगे दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, basically it is a multiple currencies of all the participant nation। यही है कि उनको नाम देंगे या नहीं देंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ट्रेड तो शुरू हो चुका उसमें शिफ्ट होना मल्टीपल करेंसीज में ऑलरेडी। ये है कि अगर आप वो स्ट्रक्चर बना के देते हैं तो छोटे नेशंस भी फटाफट डी डॉलराइज कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट अगर अनाउंसमेंट ऑफिशियली होती है तो। हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट को देखो, जब वेस्ट में क्राइसिस होगा तभी इम्पैक्ट होगा। ये सब अनाउंसमेंट से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट मोहन जी धन्यवाद। डी डॉलराइजेशन का आइडिया शिंजो अबे का था तो जापान ब्रिक्स में क्यों नहीं है? क्या उनकी हत्या में गहरे राज्य का हाथ था? मैं अपना व्यू बताऊंगा, आई डोंट हैव एनी प्रूफ। उनकी डेथ में सीसीपी का रोल मुझे लगता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। जापान ब्रिक्स में क्यों नहीं है? जापान नेटो पार्टनर है और वैसे भी कोई भी वेस्टर्न टेम्पलेट वाली कंट्री को ब्रिक्स में अभी अलाउ नहीं करेंगे। राइट, लास्ट ईयर आपको पता होगा कि फ्रांस इनविटेशन मांग रहा था, फिर भी नहीं दिया गया। ठीक है, जब तक सारे डिसीजंस नहीं हो जाते फाइनल, तब तक तो कोई वेस्टर्न कंट्री एंटर नहीं हो पाएगी। रुद्र जी धन्यवाद। आई एम वर्किंग इन यूएस फॉर ईवी मार्केट, प्लान टू मूव टू इंडिया, कैन आई प्लान टू do family farming as interim stable income until I make my own entrepreneurship? तो भारत में आके आप फार्मिंग की बात कर रहे हो, बिगिन कर सकते हो। नेक्स्ट 2 डिकेड्स में मैक्सिमम बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, बिगिन कर सकते हो आप अभी से। अगर आप लैंड का पार्सल बाय कर लें तो दैट इज बेनिफिशियल, बट आई डोंट थिंक फॉरेन सिटीजन्स के लिए एलिजिबिलिटी होगी, बट वो रिफॉर्म्स आ जाएंगे थोड़े टाइम में। सिद्धार्थ जी धन्यवाद। व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ मोदी जी's मीटिंग विद क्लास श्वाब? विल भारत बी एबल टू राइड द लायन एज यू हैव सजेस्टेड? सिद्धार्थ जी, बिल गेट से भी मिले हैं वो। हर एक से मिलते हैं और मिलना ही चाहिए, ताकि ज्यादा पता लगे कि क्या सोच विचार रखते हैं ऐसे लोग। तो विल भारत बी एबल टू राइड द लायन, ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स जो क्राइसिस हैं वो हमारे सिटीजन्स कितना समझ पाते हैं और उस हिसाब से वोट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। खाली इंटरनल प्रॉब्लम्स आपने, उस पर खाली अवेयरनेस चाहिए वोटर्स की, बाकी का काम तो गवर्नमेंट कर ही लेगी। संदीप जी धन्यवाद। व्हेन डॉलर कोलैप्सेस एंड रुपी एप्रिशिएट्स, देखिए कोलैप्सेस शब्द थोड़ा एग्जेजरेशन लगता है मुझे। ट्रिमिंग शुरू हो जाएगा, रुपी एप्रिशिएट्स, देन इज इट सेफ टू कीप रुपीज इन? हमारे बैंक तो स्ट्रांग है, हमारी बैंक स्ट्रांगेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ इंक्रीज्ड बाइंग पावर विल प्रॉपर्टी बी चीपर इन इंडिया? देखिए प्रॉपर्टीज का ऐसा होता है कि ओवरऑल भारत जो है, जिस जिस जो पॉपुलेशन साइज है, जो हमारे वेस्ट में क्राइसिस होने के बाद वहां से पैसे का इनफ्लो जो होगा भारत में, भारत की इकोनॉमी में, उस हिसाब से बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में फर्क नहीं पड़ने वाला है।
टीयर 1 में थोड़ा 5-10% का पड़ सकता है, बाकी की सिटीज में तो सब बूम ही होना है। अक्की गेमिंग जी धन्यवाद। हाउ लॉन्ग विल रशिया यूक्रेन वॉर गो ऑन इफ हैरिस विंस? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है उसको। उसको कनेक्शन है क्राइसिस कब पीक पे होगा। तो पहले क्राइसिस शुरू तो होने दो वेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रवीण जी धन्यवाद। महादेव जी, आई एम थिंकिंग ऑफ फिक्सिंग एफडी फॉर नेक्स्ट 10 years, इज इट अ गुड आइडिया बैड? देखिए महादेव जी, एक एक का अलग अलग ये होता है रिस्क का एपिटाइट, कि आपको कितने साल में रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, राइट। इफ रूपी गो अप विल बैंक बैलेंस एफडी वैल्यू गो डाउन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सेफ वाला इन्वेस्टमेंट ही सोचते हैं तो एफडी सबसे सेफ होता है, लेकिन फिर जितना रिस्क उतना रिटर्न। तो अगर आपको सेफ वाले में ही इंटरेस्ट है तो उसमें फिर उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। बट डिपेंड्स, सबका एक एक इन्वेस्टर का खुद का रिस्क का एपेटाइट पे डिपेंड करता है। न्यू फैटल जी धन्यवाद। हाउ द फाइनेंशियल रिसेट विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ पीसी पार्ट्स such as CPU, GPUs, as we know that chips are only manufactured by TSMC in Taiwan. देखिए इसके कॉस्ट थोड़े बढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक, आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज डिप्लोमेटिकली भी हैंडल होता है ये सब चीजें, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा इन्फ्लेशन आ सकता है चिप्स में, दैट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सैम जी धन्यवाद। प्रवीण जी धन्यवाद। धीरज जी धन्यवाद। व्हाई डू यू थिंक एफपीआई वुड पुल आउट ऑफ इंडियन मार्केट व्हेन इवेंचुअली? नहीं, क्योंकि वहां पे क्राइसिस होगा तो उनको खर्च करने के तो पैसे चाहिए ना, है ना। उनको अपना डेट पे करने के लिए चाहिए, उनको खाना खाने के लिए पैसे चाहिए। जब भी खुद की कंट्री में क्राइसिस होता है तो बाहर आपने पार्क किए होते वो पैसे आपको चाहिए अपने पास टेम्पररी, ओके। मनन जी धन्यवाद। व्हेन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड्स व्हाट विल बी द फेट ऑफ इराक? इराक वैसे भी कंट्रोल्ड टेरिटरी है। विल इट मेंटेन द प्रेजेंट जियोग्राफी और द बाउंड्रीज विल चेंज? इराक की बाउंड्रीज, इराक से पहले आजू बाजू दूसरी कंट्रीज की हो सकती है थोड़ी थोड़ी चेंजेस, ओके। इराक इमीडिएटली नहीं होएगा, लेकिन ग्रेटर इजराइल का टारगेट तो है, तो मैप देखा ही है आपने। क्रिश धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिस्ट एज अ करियर, मेक सम मेजर प्रेडिक्शंस ऑन जियोपॉलिटिक्स 27-28। 27-28 2030 से पहले तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होंगे, 2030 से पहले। फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिस्ट एज अ करियर डिपेंड्स ऑन क्लाइंटेल कौन सा है, ओके। वेस्ट एशिया और रशिया और साउथ ईस्ट एशिया और जापान, उस रीजन में क्लाइंटेल है तो अच्छा है। हाउ अखंड भारत विल लुक लाइक इन द फ्यूचर? वेल, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्योग्राफी टेक ओवर का नहीं है, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ धर्म का, सनातन का। तो आप डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में ही अखंड भारत को चरितार्थ कर सकते हैं, ओके। मैं तो इस सेंचुरी की बात करूंगा, उसके आगे वाले की बात करूंगा तो डिल्यूजनल फिर लगेगा सुनने में। संदीप जी धन्यवाद। नेटवर्क स्टेट विल ओवरटेक नेशन स्टेट, द नेटवर्क स्टेट बुक। संदीप जी, ऐसा होता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीज जो हैं वो अपने खुद के नेटवर्क्स बनाएंगी, आत्मनिर्भर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ये बात सच है कि भाई उसका एक्सेस डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के साथ, सिटीजन्स के साथ ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सम लीडर स्पीकिंग और समथिंग एल्स, राइट। उसका कंट्रोल ज्यादा रहता है, सही बात है, टेक का ज्यादा कंट्रोल रहता है लोगों पे। अक्की गेमिंग जी, प्लीज प्रेडिक्ट
डॉलर रेट कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स, वो तो मैंने ऑलरेडी 3 रुपीज दे रखा है 2029 के लिए। अभी तक तो मुझे कोई सिग्नल चेंज नहीं दिखाई देता। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, पता लगेगा जब 2029 आएगा तब। धीरज जी धन्यवाद। विल ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पीक क्लोजर टू यूएस इलेक्शन शेड्यूल? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जिसमें इजराइल का क्लियर ऑब्जेक्टिव है डी न्यूक्लियराइजेशन और रजीम चेंज। और डी न्यूक्लियराइजेशन ऐसे भी हो जाएगा अगर रजीम चेंज हो जाता है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज ही होना चाहिए इनका। जब आप पपेट बिठा दोगे तो फिर डी न्यूक्लियराइजेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मिशनरीज की गैंग तो नीचे उतरना शुरू हो ही जाएंगी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर न्यूक्लियर वाला भी आप डी न्यूक्लियराइज कर सकते हो, बट पहले रजीम चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब उल्टा जाना, पहले डी न्यूक्लियराइज करना और फिर रजीम चेंज करना, उससे अच्छा रजीम चेंज कंप्लीट कर लो, डी न्यूक्लियराइजेशन ऐसे ही हो जाएगा। नया लीडर आएगा वो करा देगा आपको जैसा कराना है। राइट, शाह तो आ ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा पूछा आपने, क्या पूछा? इट विल पीक क्लोजर टू यूएस इलेक्शन। पीक नहीं होता क्योंकि स्क्रिप्टेड चल रहा है, तो बीच में हॉलीडे लेते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं एक दूसरे पे, फिर हॉलीडे लेते हैं, ऐसा है। उसमें बेचारे ये लोग वर्ल्ड वॉर वाले वीडियोस वाले बीच में फंस जाते हैं, उनको लगता है कुछ रियल चल रहा है। जयदत्त जी धन्यवाद। यूरो एंड पाउंड एक्सचेंज रेट प्रपोर्शन में वो भी गिरेंगे डॉलर के साथ। श्रेया जी धन्यवाद। 70% मनी इज इन शेयर्स मिड लॉन्ग टर्म, पोर्टफोलियो इज इन प्रॉफिट, शुड आई बुक प्रॉफिट नाउ? आई वांट टू बाय इन क्रैश। हाँ, क्रैश में परचेस करना है तो अभी बुक करना ही पड़ेगा प्रॉफिट, या तो डबल पैसे होने चाहिए। इफ गुड कंपनी शेयर्स डोंट कम डाउन, लॉन्ग टर्म में तो नहीं होएगा, सिवाय के वेस्टर्न क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। ट्रिपल ए जी धन्यवाद। सचिन जी धन्यवाद। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म, स्लो ग्रोथ एंड लेस पे बट वरीड अबाउट स्टेबिलिटी, शुड आई स्विच और स्टे? हाँ, तो देखें, आईटी और सॉफ्टवेयर और ये सब में पेमेंट सब पहले जैसी नहीं मिलने वाली, तो वो तो आप भूल जाओ, पहले जैसी पेमेंट्स नहीं मिल सकती। वो डायरेक्ट डॉलर से छप के आती थी, पूरा फेक था, वो पूरा आईटी का चीज ही फेक था अनफॉर्चुनेटली। अब एनआरआईज को पसंद नहीं आता क्योंकि मैं बता देता हूँ कि भाई ये ऐसा नहीं था कि आप इंटेलिजेंट थे इसलिए पेमेंट मिल रही थी, पेमेंट इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो डॉलर प्रिंटिंग मशीन से आ रही थी, वरना इतनी जॉब्स ये सब कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं आईटी सेक्टर में। पसंद नहीं आता बट दिस इज अ फैक्ट। जयदत्त जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ इंस्टा यूट्यूब रील बेस्ड इनकम, ऑब्वियसली डॉलर नीचे जाएगा तो वो भी नीचे ही जाएगा। यश मिश्रा जी धन्यवाद। जाइनोसाइड ऑफ पीके नीडेड फॉर वुंड्स टू हील। फॉर वुंड्स टू हील। यश जी, जब भी क्राइसिस होता है और केओस होता है तो ये सब वायलेंस भी हो ही जाता है, फिर नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। सौरभ जी धन्यवाद। जय श्री राम। शुड आई बाय फ्लैट इन पुणे और लैंड इन लखनऊ इन 2024 और वेट अंटिल द क्राइसिस हिट? देखिए, टीयर 1 सिटी में कुछ भी परचेस करना है तो थोड़ा वेट कर ले। लखनऊ टीयर 1 में आता है, चेक कर लो। आई एम नॉट श्योर इफ इट कम्स। एसएसजी धन्यवाद। व्हाट्स फॉर कैनेडियन पीपल? कैनेडियन इकोनॉमी इज गॉन, क्रिप्टो इज नॉट लीगल येट। करा लेंगे वो थोड़े टाइम बाद, क्योंकि क्राइसिस में तो सबको वही क्रिप्टो में लेके जाएंगे डी डॉलराइज करवाने के लिए। विक्रम जी धन्यवाद। Was most of the deep state was present in Anand Ambani marriage? What discussions do you think deep state had with Indian government? ये कैसे पता लगेगा मुझे गवर्नमेंट के साथ क्या डिस्कस हुआ? लेकिन आप जो डेट स्टैम्प के साथ जो मैं ट्वीट करता हूँ
उसमें आप देख ही सकते हैं कि सब कंट्रीज को पता है कि क्या क्या स्टेप लेने हैं क्राइसिस से पहले। दिख ही रहा है ना, यूके का दिख रहा है, इंडिया का दिख रहा है, यूएस का दिख रहा है, चाइना का भी दिख रहा है। तो सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से तो चल रहा है, इतना तो मानना ही पड़ेगा, दिख रहा है। जो बाइडेन जी धन्यवाद। व्हाट शुड इंडिया स्टडी एज करियर फॉर नेक्स्ट 10 years? जो सेक्टर्स बताए मैंने उसमें स्किल्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, सेक्टर्स पता है आपको? मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रेशियस मेटल, स्पेस और डिफेंस। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। यू मिस्ड द प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट, कौन सा वाला, कौन सा है? किसका है ये बताओगे तो समझ आएगी। मुझे तो स्टार्ट वाले में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो एक साइड इकट्ठा होके, आई एम आंसरिंग ओनली दोस। तो दूसरी जगह भी होंगे पर वो तो पूरा खिचड़ी हो रखा है, उसमें उतनी ज्यादा कमेंट्स है। इंटेल क्रिप्टो जी नहीं मिल रहा है, आप कौन से क्वेश्चन की बात करें? प्रियांक जी धन्यवाद। हाउ टू डील बर्नआउट एंड मेंटल फटीग इन वर्क। जब आप खुद के लिए काम कर रहे होते तो कोई मेंटल फटीग नहीं होता, 18 घंटा भी कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा एंटरप्राइजिंग ही प्रेफर करवाता हूँ, कोई भी पूछे तो। बाकी तो मेंटल फटीग होगा ही ना, ह्यूमन बॉडी कोई 10 घंटे कोई बताएगा वैसे जीने के लिए थोड़ी बनी है, नेचुरली बनी नहीं है उस चीज के लिए आपकी बॉडी। अंकित जी धन्यवाद। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन रतन टाटा? मोस्ट कंसिडर हिम अ सेंट बट मेनी in right wing consider him a deep state puppet. Also will POK happen in this term? इस टर्म में मैंने जो इलेक्शन से पहले ही बताया कि बॉर्डर्स चेंज होने वाले हैं, इस साइड होगी या उस साइड वो पता लग जाएगा। दूसरा, रतन टाटा जी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं इनके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, तो किसी को भी आपको ब्लैंक चेक देने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा ही है या बुरा ही है, मल्टीपल लेयर्स होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कई कई बार कि सच में पर्सन अच्छा हो लेकिन उसका जो ग्रोथ हो जाता है, उसका पर्सनल ग्रोथ, अब उसको अच्छी एक्टिविटीज कंटिन्यू करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ बुरा काम करना पड़ता है। समझ आया? एक लेवल तक ग्रोथ के बाद अच्छा काम करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ बुरे काम करने पड़ते हैं। शायद पसंद ना हो ऐसा करना, लेकिन करना पड़ता है। तो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई पूरा ही 100% अच्छा है या पूरा 100% बुरा है, बट स्पेशली जब ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं तो कई बार कंपल्शंस आते हैं, ऑब्लिगेशंस आते हैं, कई मल्टीपल जगह से प्रेशर्स आते हैं, आपके एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो झुक जाना पड़ता है कभी कभी, पसंद ना हो तब भी। ओके, अब उसमें लोग अलग अलग व्यू ले सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों क्यों किया होगा, तब ये चीज करी है तो फिर मैं इसको खराब ही मानूंगा। अब वो दैट इज इंडिविजुअल ओपिनियन। ओके, सबका सब्जेक्टिव है, वो अलग अलग है। किसी को लग रहा है कि भाई क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तानी एक्टर्स कभी आने ही नहीं चाहिए हमारे फिल्म या उसमें। फिर ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं कि भाई लॉन्ग टर्म अगर आपको डी रेडिकलाइज करना है, होम कमिंग कराना है, लोगों को वापस जोड़ना है अपने धर्म में, घर वापसी जिसको बोलते हैं, तो फिर कल्चरल टाइज मत काटो, ऐसे बोलने वाले लोग भी हैं। राइट, सबके सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं। राइट, मृदुल जी धन्यवाद। प्लीज एक्सप्लेन इडलविस फेड रेट रिलेशन टू स्टॉक मार्केट रिटर्न, इट सीम्स फेक। मैंने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन रेट कट होने वाला है वो तय है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी खराब करनी है कैसे भी करके, तो वो बड़े रेट कट्स करेंगे।
सुष्मित अंतर जी धन्यवाद। हाउ मच परसेंटेज डिप यू एक्सपेक्ट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन पुणे? नहीं, टीयर 1 मैंने बोला ये 5 to 10%, वो भी थोड़े पीरियड के लिए। बट अगेन हर एक एरिया अलग होता है, हर एक उसका लोकेशन अलग होता है, ये सब होता है ना। साकेत जी धन्यवाद। हाउ इज टेक सेक्टर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड बाय डॉलर? पूरा पेमेंट ही वहीं से हो रहा है। इट्स लाइक आज कोई टेक कंपनी है गूगल, ठीक है, उसने $10 बिलियन लोन उठा ली, उसको मिल रही है 0 to 3% रुपए, मतलब मुफ्त का पैसा। फिर वो बोलता है कि गूगल वाला बोलता है कि मैं कुछ रिसर्च करूंगा 3 साल तक, फिर वो रिसर्च चलाता है 6 साल तक, राइट। वो पूरा सैलरी जो मिल रहा है सब कुछ फेक है, क्योंकि पैसा ही जब मुफ्त है, जब उसको 0 to 3% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, मतलब मुफ्त का पैसा। इनको तो 50 साल लगे ना गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये सब बनाने में, अमेजॉन ये वो जितना भी इन्होंने इनोवेट किया है, एक ही साल में मैं तो बोलता हूं अहमदाबाद की स्कूल कॉलेजेस में आप खाली 1 साल फ्री का पैसा दे दो 0 to 3% पे, 1 साल में आपको गूगल मिल जाएगा। इनको 50 लगे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ये सब करने में। मुफ्त का पैसा है, जब डर ही नहीं है नुकसान होने का। आपको क्या लगता है, आप जब हेडलाइंस पढ़ते हो फोर्ड इज गोइंग टू कॉल बैक 50 million कार्स बिकॉज ऑफ सम ग्लिच, तो क्यों भाई इंडिया का कोई बिजनेसमैन सारी कार वापस क्यों नहीं बुलवा लेता? बड़े बड़े ग्लिचेस हुए पड़े होते हैं हमारी कार्स में, तो पैसा ही मुफ्त का है, सब कुछ फ्री था, इट वाज ऑल फेक। नेक्स्ट, यश मिश्रा जी धन्यवाद। रिलेटिव्स रिडिक्यूल व्हेन आई टॉक अबाउट डी डॉलर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको डिल्यूजन है, और डिल्यूजन इस बात का है कि वेस्ट अपनी हेजीमोनी क्यों जाने देगा। उन्हें ये नहीं पता कि वेस्ट की स्क्रिप्ट चल रही है, ये नहीं पता उनको। वॉरडॉग गेमिंग जी धन्यवाद। वन डिप स्टिल कमिंग दिस ईयर, व्हाट विल कॉज दैट? 2025 और 2026 रियल क्राइसिस स्टार्ट्स। हाँ, नवंबर 24 से नवंबर 27 बहुत ही खराब पीरियड दुनिया का 400 साल में पहली बार, ठीक है। कभी कुछ भी स्टार्ट हो सकता, कुछ भी हो सकता है। वन डिप स्टिल कमिंग दिस ईयर, यस इट इज कमिंग। Next, calm down your passive aggression towards other nationalists, Akshay ji. Not all are making bewakuf. Just say they are wrong and move on. अक्षय जी, प्रश्न ये नहीं है कि मेरा, पहले तो मेरा कोई ऐसा पैसिव एग्रेशन या ऐसा कुछ है ही नहीं, पहली बात। मेरा ये व्यू है कि अगर आप कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हो या रॉन्ग एनालिसिस कर रहे हो जिससे नेशन का नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट के वोट्स भी कट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि 30-40 साल से पूरा रॉन्ग एनालिसिस चला है, तो अब अगर हम अभी करेक्ट नहीं करेंगे, और फिर ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि डीप स्टेट हमें डोमिनेट कर रहा है, तो आप डीप स्टेट के ही रॉन्ग हेडलाइंस के ऊपर रॉन्ग एनालिसिस चला रहे हो। मतलब आप खुद एक विक्टिम हो और फिर आप ऑडियंस को बोल रहे हो कि डीप स्टेट देखो ये कर रहा है वो कर रहा है, ये बात है। तो आई थिंक इसमें कोई एग्रेशन की या ऐसी कोई बात ही नहीं है। नॉट ऑल आर मेकिंग बेवकूफ, आई डोंट नो कि बेवकूफ बना रहे हैं या उन्हें नहीं समझ में आता, आई डोंट नो दैट, तो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। बट जहां जहां मुझे फेक दिखाई देगा या मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, वहां वहां मैं पॉइंट आउट करता हूँ। ओके, और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग, मुझे क्लियर समझ आता है कि व्यूज के लिए करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम चाहते हैं कि राइट विंग जो है, राइट विंग बोलो, धार्मिक विंग बोलो, सब इंडिक विंग बोलो, जो भी बोलो, मैं चाहता हूं कि ये लोग बेवकूफ ना दिखें स्क्रीन पे, क्योंकि लेफ्ट विंग वाले जो है
वो एटलीस्ट डम्ब या रॉन्ग एनालिसिस नहीं होता। बहुत अगर वो कुछ गलत स्प्रेड कर रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड तरीके से गलत स्प्रेड कर रहे हैं। लेफ्ट विंग वाले वो कभी बेवकूफी नहीं करते या रॉन्ग अपेरेंटली रॉन्ग चीजें नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है और काफी कुछ हो चुका है। 70-75% तो मैं खुद देख रहा हूं कि अब तो ऑटोमेटिक वही चीजें बोल रहे हैं जो अलग अलग वर्ड्स में चाहे बोल रहे हो, यही चीज बोल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2025 से शुभ शुरुआत हो और ये लोग एग्जैक्ट वही बोले जो सच है। क्योंकि मासेस में जब आप रॉन्ग एनालिसिस देते हो तो उसका वोट पे इम्पैक्ट होता है। गलत आप डिस्टेबलाइज करते हो गवर्नमेंट को। और फिर जैसे अभी मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, पिछले 3 साल से ये लोग इंडिया चाइना का वॉर करा रहे थे स्क्रीन पे हर रोज। मुझे पता है, पहले से मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। अब अब एक्सपोज हो चुका है। तो अब क्योंकि पहले 3 साल बता दिया कि इंडिया वीक है, यही बता रहे थे वो कि इंडिया वीक है, चाइना अटैक करेगा कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है, तो आप वेस्टर्न आर्म्स ले लो, ये वो जो भी बकवास है। तो पहले इंडिया वीक था, अब एक्सपोज हो चुका है कि वो एनालिसिस रॉन्ग था। तो अब चाइना वीक वाले वीडियो शुरू हो गए इनके, ये भी रॉन्ग है। सो दिस हैज टू स्टॉप, राइट। कितना फेक फैलाओगे, मतलब आप फैला फैला के कितना फेक फैलाओगे, मतलब देयर हैज टू बी सम लिमिट, नो। तो मुझे आई डोंट हैव एनी पर्सनल दिस थिंग विद एनीबॉडी ऑफ देम। लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा कि टोटली फेक न्यूज चल रहा है, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं। रशिया के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए, इसीलिए डी डॉलराइजेशन और ये सब शुरू हुआ। नहीं भाई साहब, ऐसा वो लोग चाह रहे हैं कि आप बोलो, और वेस्ट के सारे एक्सपर्ट्स यही बोलेंगे जब क्राइसिस चल रहा होगा कि अमेरिका ने गलती करी, रशिया के रिजर्व्स जो सीज कर लिए उसकी वजह से ये सब एक्सिलरेट हुआ क्राइसिस। नहीं भाई, वो चाहते ही ये थे, दे डिड इट ऑन पर्पस। ओके। तो ये अब ये बताना पड़ेगा ना, अगर आप वो रॉन्ग एनालिसिस चलाओगे कि रशिया के रिजर्व्स, आपने डॉलर को वेपनाइज किया, डॉलर को तो वो 40 साल से वेपनाइज कर रहे थे। अभी जो सीज किए ना, वो डॉलर का डी डॉलराइजेशन करने की स्क्रिप्ट का भाग में ये किया उन्होंने कैलकुलेटेड तरीके से। ओके। लेकिन हेडलाइंस वही बननी है कि रिजर्व सीज किए, अब बाकी की कंट्रीज भी डर गई, इसीलिए सब दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना चाह रहे हैं। नहीं, ये उनका स्क्रिप्ट है। ठीक है। तो आप वो ना बोले जो वो बोल रहे हैं, वो आपसे ये बुलवाना चाह रहे हैं। दूसरा, वो लोग पोस्ट करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट का पॉलिसी अलग है, डिफेंस डिपार्टमेंट का पॉलिसी अलग है। ऐसा वो चाह रहे हैं कि आप ये समझो उनका पॉलिसी यूनाइटेड है और क्लियर है। क्या है वो पॉलिसी, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और क्लियरली बता रहे हैं कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट ऐसा पोज लेगा और डिफेंस डिपार्टमेंट ऐसा पोज लेगा। क्योंकि जब भी आप एम्बिग्युइटी करते हो ऐसे, तो सामने वाला अपने पत्ते खोल देता है कि भाई मुझे लेना है आपसे, आप मुझे ये डील चाहिए। तो इंडिया की गवर्नमेंट क्लियर लेके जाएगी कि भाई मेरा यही स्टैंड है, उनको क्लियर हो जाता है कि आपका क्या स्टैंड है। ठीक। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां जहां फेक न्यूज है वहां पे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। न्यूज को एक्सपोज कर रहे हो, नॉट द पीपल। पीपल विल लर्न ऑटोमेटिकली, एक 6 महीने में तो सीख ही जाएंगे जो भी सीखना है। जस्ट होल्ड ऑन।
लेट मी कंप्लीट, आज बहुत लंबा चल रहा है। रविंद्र जी धन्यवाद। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फार्मा एंड रिसर्च कंपनीज एक्सपोर्टिंग, व्हाट इज देयर फ्यूचर आफ्टर डी डॉलराइजेशन? वो भी डाइवर्सिफाई करना शुरू करेंगे, और यूएस कहीं भागा तो नहीं जा रहा है, पेमेंट थोड़ी कम होएगी, ओके, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री जी धन्यवाद। इस्लाम रेडिकल एग्जिस्टेड बिफोर डॉलर, हाँ, हाउ विल इट एंड पोस्ट डी डॉलराइजेशन? इस्लाम, श्री जी पहले ये बात समझेंगे, इस्लाम क्या होगा वो सऊदी अरेबिया तय करेगा, उसका जुरिस्डिक्शन है, एमबीएस तय करेंगे। मुझे लगता है वो किसी कन्वर्ट्स की सुनने वाले हैं कि इस्लाम क्या है, ठीक। दूसरा, फंडामेंटल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, बिल्कुल सही, डॉलर से पहले ही एग्जिस्टिंग थे, कहीं पहले से एग्जिस्टिंग थे, डॉलर आने के बाद नहीं आया है, रेडिकलाइजेशन तो ऑलरेडी था, फंडामेंटल्स में ही था। लेकिन डॉलर, फियाट डॉलर 71 के बाद उसको फाइनेंशियल पुश मिला, जो मल्टीपल टाइम्स ग्रो हुआ ना रेडिकलाइजेशन, उस डॉलर की वजह से हुआ। हाउ विल इट एंड पोस्ट डी डॉलराइजेशन? वो सऊदी अरेबिया और वेस्ट एशिया तय करेगा, कर ही रहे हैं, अभी देख रहे हैं, देख रहे हो ना आप, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इजराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट में। विवेक जी धन्यवाद। प्रवीण जी धन्यवाद। अंकित जी, यूएस, कैन वी इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी यूएस ट्रेजरी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स? 6 मंथ्स के लिए कर सकते हो, मेक सेंस। भानु जी धन्यवाद। इफ ब्रिक्स विल पावरफुल देन यूएनएससी इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर एंड थॉट ऑन एशियन नेटो। देखिए, यूएनएससी में जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो पावरफुल हो नहीं पाएगा, तो एक्टिव स्पेस तो ब्रिक्स वाला ही रहेगा सबसे ज्यादा, वो और ग्लोबल साउथ। थॉट ऑन एशियन नेटो, हम बिल्कुल कोई नेटो नहीं बनाने चाह रहे, क्योंकि डॉलराइजेशन का भाग ही ये था, हमारी तो पार्टीशन की लकीर खींची गई ना, फाइटिंग कराने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच। चाइना के साथ भी वैसे लकीर खींची, जो अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो हमें कोई नेबर के साथ कुछ भी नहीं करने का है, कोई एशियन नेटो नहीं बनाने का है, कोई, हमको बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उनका जो भी पॉलिसी चलता रहे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मैथ्यू जेम्स जी धन्यवाद। व्हाट इज द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ क्राइसिस? वही वीजा वाला, अच्छा ये क्राइसिस बोल रहे हो, ये कब स्टार्ट होगा? ये ऑलरेडी फेज वाइज चल ही रहा है, तो अपने सारे डेट स्टेप्स आप देख ही रहे हो ना, इट हैज ऑलरेडी बिगन, अभी ग्रेजुअल चल रहा है, फिर स्पीड पकड़ेगा। अंकित जी धन्यवाद। योर व्यू ऑन एसआईपी इन क्वांट ईएलएसएस ओवर 5-10 years तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है कि आपको नेक्स्ट 3 years में जो कुछ भी हो उसमें हार्ट अटैक नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है। 5-10 years में इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉरडॉग जी धन्यवाद। फ्लैट इन अहमदाबाद रिसेंटली बॉट, शुड आई वरी? आई डोंट थिंक सो, टीयर 2 सिटीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। और कुछ है? मुझे यहाँ क्वेश्चंस दिखाई नहीं देते एक्चुअली, आप कमेंट सेक्शन में भी डालते हो, ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द डे। जय जिनेंद्र, जय हिंद।